12th का चैप्टर नंबर 2 सत्ता के नए केंद्र हम आज आपके चैनल पर लेकर के आए हैं पॉलिटी विद सौरभ में। आई होप आपने चैप्टर नंबर 1 देख लिया होगा वीडियो को। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाकर चैप्टर नंबर 1 की वीडियोज़ को एक बार जरूर देख लें, तभी आपको ये चैप्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, सत्ता के नए केंद्र। तो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार सोवियत संघ के विघटन के बाद केवल पूरी दुनिया में एकमात्र ही सत्ता का केंद्र बचा, एकमात्र सुपर पावर बची और वो थी अमेरिका। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अमेरिका के अलावा भी कुछ नए प्रकार के, कुछ नए सत्ता के केंद्र, जहाँ पे कुछ नए देश, कुछ नए संगठन उभर के आए, जिन्होंने तो दुनिया को दिखाया कि नहीं हम भी सुपर पावर बन सकते हैं, हम भी दुनिया को कंट्रोल करने की पावर लेकर चलते हैं। तो इसमें आपको मेनली 2 संगठन के बारे में पढ़ना है, यूरोपीय संघ और आसियान। ठीक है, इसके अलावा कुछ देशों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आपको चीन के बारे में पढ़ना है, इसमें दक्षिण कोरिया, जापान, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल से। सो स्टार्ट करते हैं, पहले मतलब समझते हैं सत्ता के नए केंद्र का क्या है। तो सत्ता के नए केंद्रों से अभिप्राय उन देशों और संगठनों से है जो भविष्य में जाकर के महाशक्ति बन सकते हैं और वर्तमान विश्व में भी एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो सिंपली यही मतलब है इसका कि सत्ता के नए केंद्र से ये अर्थ है कि उन देशों या उन संगठनों से जो भविष्य में जाकर के एक महाशक्ति बन सकते हैं और वर्तमान विश्व में भी इनकी एक अहम भूमिका है। विश्व राजनीति की जो वर्तमान स्थिति है इसमें भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। सो पहले संगठन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट और बड़ा, वो है यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन के बारे में बात करते हैं तो पहले समझते हैं है क्या, कैसे बनता है, बना है। तो यूरोपीय यूनियन यूरोप के देशों का एक संगठन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होता है तो था यूरोप के देशों की, क्योंकि अधिकतर देश जो इस युद्ध में शामिल थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो यूरोप के देश ही थे। जैसे कि हम बात करते हैं जापान है, ठीक है, सॉरी, इटली है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, सभी देश यूरोप महाद्वीप से थे और इन देशों को काफ़ी अच्छी खासी क्षति हुई थी, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकल, हर क्षेत्र में इनको एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। चलो सो स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में समझते हैं दूसरे विश्व यूरोपीय संघ के बारे में। क्या है, दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप के देशों को हुआ। इसी वजह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों ने अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश की। ठीक है, इस सुधार की प्रक्रिया में अमेरिका ने यूरोप के देशों की मदद की। तो अमेरिका ने इन देशों की मदद की फाइनेंशियली। ये टाइम पीरियड, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद ये शुरू होता है, तो उस समय ये दोनों महाशक्तियाँ अमेरिका और यूएसएसआर दोनों इस कोशिश में थे कि अधिकतर से अधिकतर देशों को अपनी विचारधारा में शामिल करने का प्रयास किया जाए। तो इसीलिए ये देश चाह रहे थे कि एक दूसरे की कमज़ोर देशों की मदद करें और उनको अपनी तरफ ही आकर्षित, अपने खेमे में शामिल कर ले। बात करते हैं यूरोपीय संघ का गठन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहला इसमें मार्शल योजना के बारे में। 1948 में अमेरिका द्वारा मार्शल योजना बनाई गई, जिसके तहत यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। तो 1948 में ये मार्शल योजना अमेरिका के द्वारा लेकर के आई गई, जिसके द्वारा क्या किया गया, यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, हाँ, मार्शल जो थे ये अमेरिका के वित्त मंत्री थे, इन्होंने ही मार्शल योजना को खाका तैयार किया था। ठीक है, 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया, यूरोपीय काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की गई। सो ये जो भी आप देख रहे हो अभी तक यूरोपीय संघ नहीं बना है, ये उसके कुछ यूनिट्स हैं जो छोटे छोटे अंग हैं वो बनाए। यूरोपीय संघ की स्थापना हम देखेंगे आगे चल के होता है, तो कई बार हम गलती कर देते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। सो यहाँ पे गलती मत करना, कई बार हम क्या है कि कई सारी डेट ऑलरेडी आ गई है तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं और सही गलत मार्क करके आ जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखना इस बात का कि यूरोपीय संघ की जो स्थापना है वो 1992 मई 1992 में होती है। चलिए बात करते हैं यूरोपीय संघ के उद्देश्य की। तो यूरोपीय संघ या किसी भी संगठन के कुछ उद्देश्य के जो पॉइंट्स वो बड़े कॉमन से हैं, आप वो सेम पॉइंट यूरोपीय संघ में भी लिख सकते हो, वही सेम आसियान में भी लिख सकते हो। जैसे कि सबसे पहला क्या है, इनका उद्देश्य था तेज गति से आर्थिक विकास करना। तो यूरोपीय संघ की स्थापना करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि जो आर्थिक विकास है वो काफ़ी तेजी गति से के साथ इन देशों के बीच में किया जाए। ये सभी देश एक दूसरे को क्या करेंगे, आपसी सहयोग देंगे। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमी के मामले में हो, चाहे कल्चर के मामले में हो, हर क्षेत्र में क्या एक दूसरे की सहयोग करेंगे। थर्ड, एक समान विदेश नीति। तो इन देश जो सदस्य देश हैं इन सभी की क्या होगी, विदेश नीति एक समान ही होगी। एक विदेश नीति पे काम सारे के सारे देश करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ
चलिए यूरोपीय संघ की आर्थिक विशेषताएं, ठीक है, इनकी विशेषताओं को एक एक करके डिस्कस करते हैं फटाफट कि संघ के रूप में क्या क्या है। तो संगठन के रूप में बात करते हैं, आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप। तो ये एक विशाल राष्ट्र राज्य है। तो यूरोपीय संघ क्या है, एक बड़ा राष्ट्र है, ठीक है। अपना झंडा है इसका यूरोपीय संघ का, ठीक है। खुद का इसका राष्ट्रीय गान है, इसकी एक स्थापना दिवस है 9 मई, ठीक है। और इसकी खुद की करेंसी का, खुद की अपनी करेंसी, इसका नाम है यूरो। सो ये आपको याद रखना है कि यूरोपीय संघ की करेंसी का नाम क्या है, यूरो, ठीक है। ऐसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था रूस की मुद्रा का नाम, तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो ये कुछ जो पहचान है दर्शाता है कि किस प्रकार यूरोपीय संघ आर्थिक से राजनीतिक स्वरूप लेने लगा, क्योंकि उसका खुद का एक झंडा है, राष्ट्रीय गान है, स्थापना दिवस है, खुद की एक मुद्रा है। ये सारी चीज़ें पहचान है किसी भी राजनीतिक संगठन की। सन 2003 में यूरोपीय संघ ने अपना संविधान बनाने की कोशिश की, परंतु वो इसमें असफल रहा, उसमें इसको सफलता नहीं मिल पाती है। इस पर आपके कार्टून भी है टाइटैनिक जहाज का एनसीईआरटी बुक में, तो उसको आपको एक बार ज़रूर देखना है। उसमें आपको समझाया ही गया है कि किस प्रकार एक बड़ा सा जहाज के रूप में यूरोपीय संघ ने अपना संविधान बनाने की कोशिश की, लेकिन वो टकरा करके गिर असफल हो गए और वो सफल नहीं हो पाए। हाँ, यूरोपीय संघ की बात करें झंडे की, तो यूरोपीय संघ का एक झंडा है ब्लू कलर के, जिसमें 12 आपके टोटल स्टार्स हैं, ठीक है। गोल्डन कलर के 12 स्टार हैं। देखिए यूरोपीय ध्वज यूरोपीय संघ का प्रतीक है। इसमें नीले रंग के 12 स्वर्ण सितारे एक चक्र में हैं, तो एक सर्कल में बने हुए हैं 12 के 12 स्टार्स। यह यूरोपीय संघ के लोगों के बीच एकता और एकजुटता को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि यूरोप के जो लोग हैं, यूरोपीय संघ के जो देश के जो लोग हैं, ये किस प्रकार आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनके बीच में किस प्रकार की एकता है। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ की आर्थिक विशेषताओं की बात करें तो यूरोपीय संघ 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2005 में इसने विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की उपाधि हासिल की, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा थी यूरो डॉलर के लिए खतरा पैदा कर रही थी। यूरो के क्योंकि यूरो का प्रचलन लगातार बढ़ रहा था, जो डॉलर के लिए खतरा का रूप ले रहा था। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप जीडीपी भी कहते हो, ये 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा पहुंच गया था यूरोपीय संघ का। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा की हिस्सेदारी दे रहा था यूरोपीय संघ। तो विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, इसमें भी क्या विश्व की जो व्यापार है, इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा था। कौन? यूरोपीय संघ। आई होप यहाँ तक पॉइंट्स आपको क्लियर। यूरोपीय संघ की अगली विशेषता है, यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना। यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसके 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार है। तो अब ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा है वर्तमान में। 2020 के बाद इसने यूरोपीय संघ से बाहर निकल गया है, उसका पार्ट नहीं है। इसके दो और सदस्य, देखिए 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें दुनिया के 5 ऐसे देश हैं जिनके पास स्थायी सदस्यता है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस। ये 5 वो देश हैं जिनके पास क्या है, यूरोपीय संघ की यूएनओ के अंदर में स्थायी सदस्यता है। तो उनमें से 2 ब्रिटेन और फ्रांस। तो खैर अब ब्रिटेन तो पार्ट नहीं रहा, तो फ्रांस के पास क्या है, स्थायी सदस्यता है किसकी, यूएनओ की। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि अब ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा, ये ऑफिशियली उससे पूरी तरह से अलग हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। तो आसियान यूरोपीय संघ के बारे में हमने सभी पॉइंट्स को समझ लिया कि किस प्रकार यूरोपीय संघ की विश्व में आज एक अलग ही लेवल की वो है पहचान है, ठीक है। हर क्षेत्र में यूरोपीय संघ ने प्रूव किया और एक अच्छी अचीवमेंट हासिल की। वर्तमान में टोटल कितने देश हैं यूरोपीय संघ में, ये आपको आंसर देना है अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आसियान, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म पहले डिस्कस कर ले जल्दी से फटाफट। क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म इसकी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये एशिया जो साउथ ईस्ट के एशियन नेशन है, उनका एक ग्रुप है भारत से ईस्ट के साइड के। हिंदी में बात करते हैं, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है ये, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई।
स्टार्टिंग में केवल 5 देश आसियान के संस्थापक थे, ठीक है, बाद में 5 और जुड़ गए और वर्तमान में आसियान में 10 सदस्यीय देश हैं टोटल। संस्थापक देशों की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये 5 वो हैं जो संस्थापक देश हैं, मतलब जिन्होंने आसियान की स्थापना की है स्टार्टिंग में, ठीक है। इंडोनेशिया आपको पता होना चाहिए आसियान के साथ साथ जो गुटनिरपेक्ष है इसका भी संस्थापक देश रह चुका है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। बाद में जो 5 देश इसमें शामिल होते हैं उसमें क्या है, ब्रुनोई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार और कंबोडिया, ये 5 वो देश हैं जो बाद में आसियान के अंदर शामिल और टोटल 10 देश हैं जो आसियान में हैं। चलिए बात करते हैं आसियान के झंडे के ऊपर। तो जैसे यूरोपीय संघ का झंडा था वैसे ही सेम आसियान का भी झंडा है, थोड़ा सा बस उससे डिफरेंट है। देखिए तो आसियान के झंडे के बीच में क्या है, 10 धान की बालियां हैं जो दिखाता है कि आसियान में कितने 10 देश हैं, इनके बीच में एकता और अखंडता को दर्शाता है। तो सेम कुछ हद तक यही पॉइंट उसमें यूरोपीय संघ में भी था, उसमें 12 थे, इसमें 10 धान की बालियां हैं। नीला कलर है इसका, ठीक है, बैकग्राउंड में। तो नीला क्या है, शांति और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है, ये दर्शाता है कि जो इन देश हैं इनके बीच में क्या है, शांति और स्थिरता है। स्थिरता यह कह भी सकते हैं है, क्योंकि जब से लेकर के अभी तक 10 के 10 सदस्य देश हैं, ना तो कोई गया है और ना कोई इसमें बढ़ा है। लाल साहस और गतिशीलता का प्रतीक है, इसमें देखो तो आप एक लाल सर्कल भी है जो दिखाता है कि क्या है, साहस और गतिशीलता का प्रतीक है। सफ़ेद शुद्धता दिखाता है, पीला समृद्धि का प्रतीक है। तो ये सारे वो कलर्स हैं जो आसियान के झंडे में आपको दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं आसियान के उद्देश्य क्या थे, क्यों आसियान को बनाया गया, ठीक है। हाँ, सो आसियान का क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। कि आसियान क्या है, जिसके सदस्य देश हैं इनके बीच में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना एक मुख्य उद्देश्य था आसियान का। दूसरा, आर्थिक विकास को तेज करना। तो ये बड़ा ही कॉमन सा एक पॉइंट है, ठीक है, कि हर संगठन का एक मुख्य उद्देश्य यही नॉर्मली होता है कि क्या करना है, सभी सदस्य देशों के बीच में आर्थिक विकास को तेजी से करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट, कानून व्यवस्था और शासन की व्यवस्था को सुधारना है। कि इन देशों के बीच में क्या है, जो कानून व्यवस्था और जो शासन की व्यवस्था उसको क्या करना है, सुधार करना है उसमें। दूसरा, शांति को बढ़ावा देना है। यूरोपीय संघ की और आसियान में एक बड़ा जो एक फ़र्क है वो ये है कि आसियान के देशों के बीच में शांति ज़्यादा है, ये लोग वार्तालाप बातचीत पर ज़्यादा इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसीलिए इन देशों के बीच में शांति ज़्यादा है, ठीक है। ये एक कॉमन सा पॉइंट है और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको जल्दी टकराव देखने को नहीं मिलता आसियान के देशों के बीच में। और यही रीज़न है कि आसियान एक काफ़ी सफल संगठन के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आया है, क्योंकि यहाँ पर टकराव रहित संगठन है। आसियान के 3 स्तंभ, जो इसके 3 मेन पिलर्स हैं, उनके बारे में समझते हैं। आसियान द्वारा संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए 2003 में 3 संस्थाओं का निर्माण किया गया। इन्हें आसियान के 3 स्तंभ कहा जाता है, जो 3 अलग अलग संस्थाएं इनका निर्माण इन्होंने किया। सबसे पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय। तो नाम में ही सुरक्षा है, ये बात करते हैं डिफेंस की, ठीक है, कि सैन्य रूप से किस प्रकार आसियान को संगठित किया जाए। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, आर्थिक मतलब फाइनेंशियली, पैसे की बात और इकोनॉमी की बात की जा रही है यहाँ पर। और तीसरा आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। तो इसमें इन्होंने अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक को कैसे बढ़ावा देना है, संस्कृति को कैसे प्रमोट करना है, इसके ऊपर इन्होंने फोकस किया है। तो ये 3 इसके स्तंभ है। पहला, इनका विस्तार से थोड़ा कार्य को समझ लेते जल्दी से। पहला है सदस्य देशों के बीच में विवादों को सुलझाना। तो विवादों को बातचीत से सुलझाने पर फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, ठीक है। सहयोग, शांति और सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। इन सदस्य देशों में क्या है कि शांति और सहयोग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। आर्थिक समुदाय की बात, इनके आसियान आर्थिक समुदाय की बात करें, ठीक है, तो इसके कार्य क्या है, साझा व्यापार को बढ़ावा देना। देखो साझा व्यापार का मतलब होता है कि जितने भी सदस्य देश हैं ये क्या है, मिलजुल कर व्यापार करेंगे, फ्री ट्रेड। इसमें क्या है, जो इनके टैक्सेस होते हैं, पता है कि एक देश से जब दूसरे देश में व्यापार होता है तो उसमें टैक्स लगता है, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगती है, उसको फ्री कर दिया जाता है। जब टैक्स फ्री कर दिया जाता है तो उससे व्यापार करना आसान हो जाता है और उससे व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, साझा व्यापार, टैक्स फ्री, आराम से एक दूसरे सदस्य देशों में कर सके। जैसे कि आपको पता है भारत और नेपाल के बीच में क्या है, बहुत ही ईजिली व्यापार होता है, क्योंकि वीज़ा फ्री जोन है। वहाँ के लोग भी यहाँ आके अपना व्यापार करते हैं और यहाँ के लोग भी वहाँ जाकर आराम से व्यापार कर सकते हैं। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है, तो ये टैक्स फ्री, किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं लगेगा, मुक्त व्यापार, ठीक है। आर्थिक विवादों को सुलझाना, ये भी एक आसियान का मुख्य उद्देश्य है कि जो आर्थिक वो है इसको क्या करना है, सुलझाना, इनका एक मुख्य उद्देश्य है।
आसियान के तीसरा स्तंभ है आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। तो इसके कार्य समझ लेते जल्दी से। क्या है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय विकास को बढ़ावा कि क्या है, अपने सामाजिक और जो संस्कृति है इन देशों के बीच में जो भी इनका कल्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रमोट करना है, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी देश आगे निकलना चाहता है तो उसकी संस्कृति जितनी ज़्यादा फैलेगी उसकी दुनिया में उतना ही ज़्यादा वर्चस्व होगा। जैसे आज क्या है, विश्व स्तर पर अमेरिकी संस्कृति को और चाइना की संस्कृति को हर देश फॉलो कर रहा है। हर देश में ब्लू जीन्स अमेरिका की जो कल्चर का पार्ट है वो पहना जाता है। ठीक है, अमेरिकी की जो कंपनी है डोमिनोज, कोकोला, इन कंपनियों ने क्या है, दुनिया के हर देशों में अपना पैर फैला रखा है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है, अब महाशक्ति बनना है या संगठन को बनना है, तो उसका जो संस्कृति है, जो उसकी सामाजिक व्यवस्था है, उसको दुनिया के और देशों भी माने फॉलो करें। अगला है आसियान विजन 2020। देखिए, विजन का मतलब होता है लक्ष्य। तो आसियान के देशों ने भी क्या किया, एक विजन निर्धारित किया, एक लक्ष्य निर्धारित किया 2020। ठीक है, जिसके तहत उन्होंने कुछ टारगेट्स रखे कि किस प्रकार आसियान को आगे काम करना है, कुछ बातों पर ध्यान रखना है। आसियान विजन 2020 आसियान द्वारा 2020 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की सूची है। ठीक है, तो क्या है, इसमें इन्होंने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे, कुछ टारगेट किए थे कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, आसियान को कहाँ तक पहुँचाना है। 2020 तक आसियान विश्व में बहुमुखी भूमिका के निभाना चाहता था, मतलब कि भाई हर क्षेत्र में आसियान की एक अहम भूमिका होगी। ठीक है, सैन्य मामले में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका होगी। सभी आपसी विवादों का समाधान बातचीत से करना आसियान विजन 2020 का मुख्य बिंदु है। तो आसियान का एक मुख्य बिंदु क्या था कि जो भी विवाद होंगे इसको बातचीत के द्वारा ही सुलझा लेना। नेक्स्ट है आसियान शैली। 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, आसियान शैली के ऊपर देखते हैं। आसियान के विकास करने के तरीके को आसियान शैली कहा गया कि आसियान किस प्रकार कैसे कैसे विकास करे, इसी को आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। इसने सहयोग और मेल मिलाप द्वारा विकास करके विश्व के सामने एक नया उदाहरण पेश किया। तो सहयोग और मेल मिलाप के द्वारा क्या विकास किया और एक नया उदाहरण देश की दुनिया के सामने पेश किया। क्योंकि हम देखते हैं कि विकास में नॉर्मली क्या होता है, कई बार टकराव होता है, देशों को जो तनाव बढ़ता है, लेकिन आसियान ने इसको गलत ठहराया और ये कहा कि नहीं, बातचीत से भी और शांति से विकास किया जा सकता है, एक नया उदाहरण सेट किया। इसके सहयोगात्मक एवं टकराव रहित विकास के तरीकों को ही आसियान शैली कहा गया। सहयोगात्मक मतलब क्या, एक दूसरे का सहयोग करना, टकराव रहित मतलब किसी प्रकार कोई टकराव नहीं है इसके सदस्य देशों के बीच में, इसको इन्होंने देखा और ध्यान में रखा। इस तरीके द्वारा ही आसियान सबसे तेज रफ्तार से विकास करने वाला संगठन बन गया। तो इन्हीं कारणों से क्या है, आसियान बहुत तेज गति से विकास करने वाला संगठन बनकर दुनिया के सामने उभर के आया। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है क्या है, भारत और आसियान के संबंध क्या क्या हैं, किस प्रकार दोनों के बीच में आज वर्तमान में स्थिति है। तो आपको पता होना चाहिए 2018 के जो हमारे रिपब्लिक डे की जो फंक्शन था, जो परेड थी, उस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो आसियान के 10 सदस्य देशों के जो प्रतिनिधि हैं, यही सदस्य रूप मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे भारत में। शुरुआत में भारत ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर बाद के समय में भारत ने आसियान के देशों के साथ संबंध सुधारने और व्यापार बढ़ाने के प्रयास किए, क्योंकि आसियान ने दिखाया कि किस प्रकार आसियान काफ़ी विकसित हो रहा है। 1991 में भारत द्वारा पूरब चलो की नीति को अपनाया गया और पूर्वी एशियाई देशों से संबंध अच्छे करने के प्रयास किए गए। तो 1991 में भारत ने क्या किया, पूरब की ओर चलो नीति को अपनाया, जिससे कि क्या है, भारत के पूरब की तरफ जो देश हैं, चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, या आसियान, इन सभी देशों के साथ हमने अपने संबंधों को सुधारने के प्रयास किए। इनके साथ व्यापार और हर क्षेत्रों में सहयोग करने की बात पर हमने फोकस किया। भारत ने आसियान के 2 देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। ठीक है, तो क्या है, इन 2 देशों के साथ हमारा क्या है, मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि थाईलैंड के साथ एक सड़क परियोजना पर भी भारत सरकार काम कर रही है, जो आई होप उम्मीद है कि 2027 तक पूरी हो जाएगी, जिसे कि क्या है, भारत से थाईलैंड के बीच में एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच में व्यापार और अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा देने का काम करेगी। साथ ही साथ भारत आसियान से भी मुक्त व्यापार समझौते करने की कोशिश कर रहा है। तो जिसके और सदस्य देश हैं उन सभी के साथ भी मुक्त व्यापार करने के प्रयास भारत लगातार कर रहा है, जो दिखा रहा है कि किस प्रकार भारत की और आसियान के बीच में बढ़ते संबंधों को, इनके संबंध किस प्रकार अच्छे होते जा रहे हैं। तो ये आसियान के साथ भारत के संबंध है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये पार्ट ए है हमारी इस वीडियो का, आसियान तक का।
अगली क्लास अगले पार्ट में हम देखेंगे चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के बारे में। ठीक है, सो आप यहीं तक क्या आज रखते हैं। अगली